Today we are going to study Introduction to Psychodiagnostics, Definition, Concept and Description. तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि साइकोडायग्नोस्टिक होता क्या है एंड हाउ इट इज डन. तो इसमें जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे. एक तो टेस्टिंग और असेसमेंट एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस. टेस्टिंग क्या है, असेसमेंट क्या है, इसका डिफरेंस समझना इम्पॉर्टेंट है. नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन बट एज ए psychologist also we should be sure whether we are doing testing or assessment. और ये सारी बातें हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के कंसेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं. और जो वेरियस वेरिएबल्स जो है इसमें यूज होते हैं साइको डायग्नोस्टिक्स में, यानी कि टेस्टिंग हो या असेसमेंट हो, वो कौन कौन से हैं एंड व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट ऑल दोज डाटा. तो वो वन बाय वन वी विल टेक एवरीथिंग. तो सबसे पहले जो है टेस्टिंग और असेसमेंट में फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं. जो जैसे वेरियस टेस्ट होते हैं, जैसे आईक्यू का टेस्ट है, वेशलर टेस्ट है, थीमेटिक या परसेप्शन टेस्ट है, कोई भी बिहेवियर असेसमेंट टेस्ट है, कोई क्लिनिकल इंटरव्यू है वैसे स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, या कोई क्वेश्चनर है, ये सब वेरियस टेस्ट्स हैं. तो ये टेस्ट जो हैं हमको किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं इंडिविजुअल के, वॉट एवर दैट मे बी. जैसे वेशलर टेस्ट की बात करें तो वो हमें उसकी आईक्यू के बारे में बता रहा है. और जैसे एक सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट होते हैं, MMPI होता है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी. तो वो टेस्ट हमको जो है केवल पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहा होता है कि वेदर और नॉट इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम सम पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर. बाकी चीज़ें नहीं बता रहा होगा. जो अगर हम कोई क्लिनिकल इंटरव्यू लेंगे स्ट्रक्चर्ड, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा ही किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तभी वो स्ट्रक्चर्ड है. तो हमको उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बता रहा होगा जिसके लिए कि इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड किया गया है. सो टेस्ट्स आर ऑलवेज टेलिंग अबाउट इंडिविजुअल थिंग्स. दे आर नॉट गिविंग द कंप्लीट पिक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल. और असेसमेंट का बेसिकली यही काम है. असेसमेंट जो है, assessment what it does is it combines all the tests in a holistic manner so that we get a complete picture of the individual. So which includes personality also, temperament also. तो सारी चीजें जो हैं मिला के एक ओवरऑल हम जो पिक्चर इंडिविजुअल की बनाते हैं वो असेसमेंट है. सो टेस्ट जो हैं उसमें मिस्टेक हो सकती है क्योंकि वो एक सिंगल एस्पेक्ट को बता रहे हैं. मान लो कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गई है, या इवैल्यूएशन में कोई गलती हो गई है, या इंडिविजुअल ने ठीक रिस्पॉन्ड नहीं किया. इट कैन बी एनीथिंग. सो इंडिविजुअल टेस्ट में तो पॉसिबल है कि मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट असेसमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए. असेसमेंट हम तभी करते हैं जब मोर देन वन एस्पेक्ट्स जो है दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेम डायरेक्शन. केवल एक हमने डिप्रेशन की इन्वेंट्री, ब्रेक्स डिप्रेशन इन्वेंट्री ली और डिक्लेयर कर दिया कि उसको डिप्रेशन है, ऐसा नहीं होता है. हम उसको क्लिनिकल इंटरव्यू भी लेंगे तो उसमें वो बताएगा अपने सिम्टम्स डिप्रेशन के, है ना. फिर हम उसके जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, पेरेंट्स, स्पाउस या कोई और भी हैं, उनसे बात करेंगे तो वो उसके बिहेवियर को कंफर्म करेंगे, हाँ ऐसा है. फिर हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी देखेंगे, उसका जैसे वेट लॉस हुआ है, गेन हुआ है, ये सब चीज़ें देखेंगे. So then we come to a conclusion, yes or no, the person is having depression. ठीक है. तो अगर वो सारी चीजें कोहेरेंटली मैच कर रही हैं each other with each other, तो we will say yes, the person is having depression. And if they are not matching with each other, then we will say कि नहीं, डिप्रेशन नहीं है. कॉन्ट्रडिक्टरी भी हो सकती हैं. तो ये की एस्पेक्ट है दो असेसमेंट और टेस्ट में. नंबर वन, टेस्ट कैन बी रॉन्ग बट असेसमेंट कैन नॉट बी रॉन्ग, कि वो मोर देन वन एविडेंस पे बेस्ड होता है. टेस्ट ओनली वन एविडेंस बेस्ड होता है. ठीक है. दूसरा, टेस्ट एक एस्पेक्ट को बताता है, बट जो होलिस्टिक असेसमेंट है वो सब चीज़ों के बारे में बता रहा होता है. तीसरी चीज और जो एक डिफरेंस है, टेस्ट में, मोस्ट टेस्ट में कुछ को छोड़ दें हम, अधिकतर टेस्ट में जो है
जो क्लिनिशियन है उसके एक्सपीरियंस का या इंडिविजुअल जो उसका थॉट प्रोसेस है, एक्सपीरियंस है, उसका कोई रोल नहीं होता। जैसे विस्लर इंटेलिजेंस स्केल हमने लगाया तो जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हम स्कोर दे देंगे। उसमें जो मेथड दिया है वैसे करना है, इसमें हमारा कोई से नहीं है कि ऐसे करना है वैसे करना है। लेकिन जब हम असेसमेंट करते हैं तब जो है हमारा ये डेफिनेटली से होता है कि अगर जैसे कोई चीज़ आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है या मैच नहीं कर रही हैं, तो वी कैन ऑलवेज है कि नहीं इस टेस्ट में कुछ गड़बड़ लग रही है, या ये दोनों चीज़ें अपोजिट हैं, ये हमेशा एक सी होती हैं, तो ये यहाँ पे अपोजिट क्यों है, इसमें कुछ हमें और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। या मेरे एक्सपीरियंस से जब ये चीज़ें अपोजिट होती हैं तो ये होता है, जब सेम होती हैं तो ये होता है। सो ये असेसमेंट में जो है क्लिनिशियन के एक्सपीरियंस की और सब्जेक्टिव असेसमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो टेस्ट में मोस्टली नहीं होती है, एक्सेप्ट फ्यू टेस्ट जैसे टैट है, रोशा है, उनमें थोड़ा होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, स्पेशली जो परफॉर्मेंस टेस्ट हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, इनमें जो है नहीं कोई स्कोप होता कि इंडिविजुअल जो है क्लिनिशियन अपना कोई रोल उसमें अदा कर पाए। तो देन जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ असेसमेंट का, जैसे कोई एक बच्चे का असेसमेंट किया स्कूल साइकोलॉजिस्ट ने, तो उसमें कई सारे चीज़ों के जैसे इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस भी देखेंगे, उसके सोशल स्किल्स भी देखेंगे, उसके घर का एनवायरनमेंट भी देखेंगे। उसके बेसिस पे रिकमेंड करेगा स्कूल काउंसलर कि इसको स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, डालना चाहिए तो किस में डालना चाहिए। जैसा कि मान लो उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो है, तो वो बेचारा बच्चा या उसके पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। टेस्ट में ये नहीं होता है कि भाई ये टेस्ट तो ये कहेगा कि हाँ ये है तो इसको स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में डालो। फिर जो जजमेंट वाली बात है वो असेसमेंट में आती है। जो क्लिनिशियन या जो भी एडमिनिस्टर कर रहा है टेस्ट, उसका अपना जजमेंट जो है आता है असेसमेंट में, लेकिन टेस्ट में अपना जजमेंट नहीं आता है। उसमें तो ऑब्जेक्टिवली जो है उसको स्कोर करना होता है, एक्सेप्ट ए फ्यू टेस्ट। जैसे एमएमपीआई की मैं भी बात कर रहा था, एमएमपीआई में भी ऑलरेडी स्कोर दिए होते हैं कि किस स्कोर का मतलब क्या पैथोलॉजी है, तो उसमें अपना जजमेंट का कोई स्कोप है नहीं। अब आते हैं साइको डायग्नोस्टिक, मतलब ये ओवरऑल वाली बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजर यूज होते हैं और वेरियस एरियाज ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग जो मैंने बताया वो टैप होते हैं। और इसमें हम कॉन्शियस को भी मेजर कर रहे होते हैं, एसेस कर रहे हैं, अनकॉन्शियस को भी कर रहे होते हैं। और वो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे टैट है, रोशा है, दैट आल्सो वी कैन यूज। सो इसमें जो है हमें साइको डायग्नोस्टिक में हमारा जो एम क्या होता है या गोल क्या होता है कि हम इंडिविजुअल को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो कैसा है इंडिविजुअल। वी आर डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल रादर देन उसका कोई नॉर्मेटिव टर्म है। जैसे कि हम ये नहीं कहेंगे कि वो ज़्यादा अच्छा है या कम अच्छा है, ऐसे नहीं कहेंगे। हम कहेंगे इस चीज़ में वो ऐसा है, इस चीज़ में ऐसा है, इस चीज़ में ऐसा है। टेस्ट में हम जो है नॉर्मेटिव हो जाते हैं। जैसे आईक्यू का टेस्ट लिया तो हम कहेंगे कि भाई अबव एवरेज है, लोग बिलो एवरेज हो जाएगा। असेसमेंट में ऐसा नहीं होता। हम कहेंगे कि उसका आईक्यू बहुत हाई है, पर उसका सोशल स्किल्स जो है मैचिंग नहीं है आईक्यू से, है ना। तो ये इस तरह से हम कहेंगे। तो हाई आईक्यू विद लो सोशल स्किल्स जो है उसको डिफरेंट टाइप का जॉब करना चाहिए। इस तरह से असेसमेंट होता है। फिर एक और जो की डिफरेंस है टेस्टिंग और असेसमेंट में, कि जो असेसमेंट में जो सेंटर होता है सारे प्रोसेस का, वो क्लिनिशियन होता है। सारा जो की एस्पेक्ट होता है वो क्लिनिशियन पे टिका होता है, क्योंकि he or she is monitoring every test, their results and making a judgment। टेस्ट में जो है जो क्लिनिशियन है वो सेंटर नहीं होता है, उसमें जो टेस्ट ऑलरेडी जो है वो है, नहीं है तो नहीं है। तो ये एक सेंट्रल डिफरेंस है बिटवीन क्लिनिकल असेसमेंट एंड अदर टेस्टिंग, दैट clinician is the center of assessment process, whereas in testing it is not। दूसरा जो है दो प्रोसेस होते हैं मेनली असेसमेंट में।
पहला होता है गैदरिंग द डाटा, डाटा कलेक्शन होता है, और दूसरा होता है इंटीग्रेटिंग द डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, जो भी चाहे वो टेस्ट है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी हो सकता है, उनको इंटीग्रेट करना। तो अब इसमें देखो दोनों स्टेज इंपॉर्टेंट है कि अगर डाटा ही गलत कलेक्ट किया गया है तो ऑब्वियसली जो उसका इंटीग्रेशन कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, रिजल्ट गलत ही आना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ही गलत तरीके से लिया, जो हमने इंटरव्यू बनाया वो इस तरीके से बनाया कि उसमें वो चीज़ निकल के ही नहीं आ रही जो हम जानना चाह रहे हैं। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें अपनी इंपॉर्टेंट। दूसरा सेकंड स्टेप में जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अगर हम चीज़ों को होलिस्टिकली इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, जैसे बस हमने आईक्यू का स्कोर देखा, हाँ इसकी आईक्यू बहुत हाई है, इसको तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को नहीं देख रहे हैं, उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं देख रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी को नहीं देख रहे हैं, उसके जो है एनवायरनमेंट को नहीं देख रहे हैं, उसकी जो है लैंग्वेज स्किल्स को नहीं देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो हम उसके लिए कभी सही जो है असेसमेंट नहीं कर पाएंगे कि दैट पर्सन इज गुड फॉर व्हाट थिंग। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो ये है। अब असेसमेंट के कई वजह हो सकती है, क्लिनिशियन को कई रीज़न से बुलाया सकता है। जैसे कि अगर हम क्लिनिकल सेटिंग की बात करें तो मेंटल और बिहेवियरल जो डिसऑर्डर्स हैं उनके डायग्नोसिस या असेसमेंट, डायग्नोसिस या उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है बुलाया जाता है असेसमेंट के लिए, कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है बताइए। और इसके अलावा भी होता है, जैसे कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं तो, या प्लेसमेंट होता है, वहाँ पे जो है बच्चों का या जो रेमेडियल एजुकेशन है या जो है थेरापेटिक प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे जो है क्लिनिशियन को इसलिए असेसमेंट लगाया था कि भैया इसके लिए कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी। तो वो जो है होलिस्टिक असेसमेंट होगा तभी है कि भाई ये थेरेपी इसके लिए ठीक है, या ये जो है पर्टिकुलर प्लेसमेंट जो है इसके लिए ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती है कि वाई वी कॉल द क्लिनिशियन फॉर असेसमेंट। अब आते हैं टेस्टिंग असेसमेंट एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। टेस्टिंग असेसमेंट हम बात कर चुके हैं, अब क्लिनिकल प्रैक्टिस पे आते हैं। सो एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि मोर देन 85% जो प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपना 1/3 टाइम जो है थेरेपी का दे स्पेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट एंड इवेल्युएशन, तो विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, है ना। तो इसलिए टेस्ट और असेसमेंट की बहुत वैल्यू है क्लिनिकल सेटिंग में भी, वी जस्ट कैन नॉट इग्नोर दैट। और सबसे ज़्यादा जो है जो अगर हम जितने भी टाइप्स के जो है टेस्ट हैं जो असेसमेंट हम यूज़ करते हैं, अगर उनको ब्रॉडली हम कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी में हम उसको डाल सकते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आते हैं? जैसे वो जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट हैं आईक्यू मेजर करने वाले, फॉर एग्जांपल वेशलर इंटेलिजेंस स्केल, जितने भी है 1 2 3 4 जो भी वॉट एवर दे आर, दे ऑल आर दिस। और फिर जो है स्टैनफोर्ड बिने, वो भी जो है इसी में आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी वाला। सो पहला जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, सेकंड है पर्सनैलिटी टेस्ट। सो पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत सारे हैं, जैसे अभी मैंने 2 नाम लिए थे, रोशा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ये तीनों बहुत पॉपुलर हैं। और तीसरा है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट में क्या है कि अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है इंडिविजुअल को तो वो उसमें डिटेक्ट करेंगे। तो जैसे बेंडर जेस्टॉल्ट, लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी। बैटरी का मतलब होता है कि मोर देन 1 टेस्ट। जब हम कई टेस्ट को कंबाइन करते हैं फॉर 1 सिंगल पर्पस, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टेस्ट बिकम्स बैटरी। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही जो है बैटरी, जैसे ये जो एग्जांपल दिया है लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी, तो ये सिंगल ही है सारा कुछ, इसमें कई सारे टेस्ट हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बैटरी ऐसी बनाता है साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि वो इंडिपेंडेंट कई अलग अलग टेस्ट हैं उनको करता है, उनको मिला के कंबाइंड जो है असेसमेंट करता है। तो वो भी एक बैटरी हुआ, कि पर्पस सबका सेम है कि हमें अल्टीमेटली ये फाइंड आउट करना है।
ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी ए बैटरी। पर जनरली जो है एक सिंगल ही कोई टूल होता है जिसमें कई सारे टेस्ट होते हैं, जनरली बोला है मैंने, हमेशा नहीं। यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ओन बैटरी ऑल्सो। देन अगर हम वेरिएबल्स की बात करें साइकोलॉजिकल असेसमेंट के, तो इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक परफॉर्मेंस वेरिएबल होता है, एक पर्सनैलिटी मेजर्स होता है। पहला है परफॉर्मेंस और दूसरा है पर्सनैलिटी मेजर्स, दो मेजर्स होते हैं। तो परफॉर्मेंस वाले में हम क्या देख रहे थे, जो इंडिविजुअल का जो भी मैक्सिमम बिहेवियर है, किसी भी चीज में मैक्सिमम बिहेवियर है वो देख रहे होते हैं। जैसे हम आईक्यू का जब टेस्ट लेते हैं तो हम यही तो देखते हैं कि मैक्सिमम क्या वो याद रख सकता है, या मैक्सिमम कैसे वो कम से कम टाइम में क्या कर सकता है, तो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस हम देख रहे होते हैं। तो वो इस टाइप की परफॉर्मेंस वाले हो गए। जैसे अगर हम लेमैन की बात टर्म्स में बात करें, किसी को दौड़ने को बोला जाए तो उसकी जो फास्टेस्ट स्पीड जो है कितनी होगी वो हम देखें, तो परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया। ठीक है। और अगर हम पर्सनालिटी मेजर्स की बात करें तो उसमें यह है कि इंडिविजुअल अपना कौन सा बिहेवियर है जो कोई पर्टिकुलर टिपिकल स्टाइल का बिहेवियर है वो जो मेंटेन कर सकता है, वो उसकी पर्सनैलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान हर बार जो है कहीं पे टाइम से पहुंच जाता है, टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो ये जो है वो हर बार मेंटेन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो पंक्चुअल है। तो ये उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेट हुआ। फिर जैसे कोई आदमी जो है उसको कोई भी काम बोलो, पक्का उस काम को करके और आपको बताता भी है कि मैंने ये काम आपने बताया था कर दिया, तो हम कहेंगे कंसेंशियस है, वो काफ़ी डिपेंडेबल है, रिलायबल है। इस टाइप की बातें आएंगी जब वो बार बार जो हम काम देते हैं और बिल्कुल पंक्चुअली कर देता है, तो ये मेंटेन कर रहा है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इस टाइप की चीज़ें जो है पर्सनैलिटी मेजर्स में आएंगी, और बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस मेजर में आएगा। ये दोनों फर्क समझ में आ गया ना? ठीक। सो अब कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ परफॉर्मेंस वेरिएबल से। सेंसरी प्रोसेसेस की बात करें तो कितना सेंसिटिव है वो टच के लिए, या विजुअल एक्टिविटी। विजुअल एक्टिविटी में ऐसे समझ लो कि दो चीज़ें डिस्टेंस पे हैं और उनके बीच में डिस्टेंस हम कम करते हैं, कहाँ तक वो बता पाएगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है या नहीं है। या कलर के बीच में हो सकता है कि दो मिलते जुलते से कलर जो है हम साथ में रखे हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ऑडिटरी भी हो सकता है कि हम उसको कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सुनाते जाएं, कम करते जाएं, तो कहाँ तक वो उस फ्रीक्वेंसी को, साउंड की फ्रीक्वेंसी को सुन पाता है। ठीक है। तो ये सब उसका थ्रेशोल्ड हम मेजर करते हैं, ये परफॉर्मेंस टेस्ट में हो गए हैं। तो और अटेंशन का भी और कंसंट्रेशन का भी हो सकता है। सो इसमें जो है दो तरह के हो सकते हैं, टोनिक एंड फेजिक। टोनिक में क्या है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में कोई कितना अटेंशन या कंसंट्रेशन मेंटेन कर पा रहा, वो टोनिक हो गया। फेजिक की बात करें तो फेजिक में जो है ये होता है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने पे वो कितना अलर्ट है, तो वो फेजिक हो गया। स्पैन ऑफ अटेंशन, कब कितनी देर तक रख सकता है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, कितना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है या होता है। डबल परफॉर्मेंस टास्क के दो डिफरेंट टास्क दिए, उन दोनों को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है या सक्सेसिवली कर रहा है। विजिलेंस की चेंज ऑफ स्टिमुलाई, वो कितना नोटिस कर पाता है, ये सब है। फिर साइकोमोटर एप्टीट्यूड है, इसमें डिफरेंट जैसा कि नाम से पता है, साइकोमोटर साइकोलॉजिकल एंड मोटर दोनों इन्वॉल्व हैं। लर्निंग एंड मेमोरी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, ये सब जो है। ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक मेमोरी, इंसिडेंटल, ये सब आता है इसमें। फिर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एंड इंटेलिजेंस, आईक्यू का मैं बता ही चुका हूँ। असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये सब जो है परफॉर्मेंस वेरिएबल्स में आते हैं, एग्जांपल्स हैं। और पर्सनैलिटी वेरिएबल्स का जैसा मैंने बताया था, जो प्राइमरी फैक्टर्स है पर्सनैलिटी, जैसे अगर बिग 5 की हम बात करें, जो ओशन वाला है, ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्स्ट्रावर्शन, न्यूरोटिसिज्म, वो वाला। सो ये जो है ओशन वाला हो गया। फिर देन कुछ चेकलिस्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में चेकलिस्ट वाला जो है प्रैक्टिकल किया होगा, चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट वाला। तो उसमें जो है बिहेवियर जो उसके क्या क्या हैं चाइल्ड के, उसको टिक करते जाते हैं।
जो नहीं है उसको छोड़ते जाते हैं, उसके हिसाब से नंबर देते हैं, फिर हम बताते हैं कि चाइल्ड का बिहेवियर कैसा है। सो ऐसे ये चेकलिस्ट हो गए हैं। फिर ऐसे स्केड्यूल्स भी होते हैं, उसमें स्पेशल क्लिनिकल शेड्यूल्स भी है कि हम ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहा है या क्या क्या नहीं कर रहा है, फिर उसके बेसिस पे हम कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। जैसे कोई हमेशा जो है फिजिटरी है, एज ऑफ द सीट पे बैठा है, द पर्सन इज स्क्विमिंग इन द सीट्स, तो हम कहेंगे कि हाँ ये थोड़ा हाइपर एक्टिव है इस टाइप से। ठीक है। फिर जो उसके मोटिवेशन और इंटरेस्ट को देखेंगे कि अगर उसको कोई टास्क दिया और वो फेलियर हुआ तो गिव अप कर देगा कितनी जल्दी, तो फिर हम कहेंगे कि इसमें जो है रेजिलियंस है या नहीं है। इस टाइप से जो है स्ट्रेस कितना टॉलरेंस है और स्ट्रेस को कितना कोप कर पाता है, और कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। कोपिंग मैकेनिज्म भी डिफरेंट हो सकते हैं, वो अडेप्टिव है, मैल अडेप्टिव है, ये सब जो है पर्सनैलिटी वेरिएबल में आता है। सो एज ऑफ नाउ देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ असेसमेंट मेथड्स, तो सारे तो ऑब्वियसली कोई बता ही नहीं सकता है, पर ये कुछ की जो है चीज़ें जो जहाँ से हमको डाटा मिलता है, जो मोर और लेस सब चीज़ें कवर कर लेती हैं, उस पे हम जाएंगे कि हमको ये वेदर परफॉर्मेंस वेरिएबल और पर्सनैलिटी वेरिएबल मिलते कहाँ से हैं। ठीक है, कि ब्रॉडली तो सभी अल्टीमेटली इन दो में से एक में फिट हो जाएंगे। सो हमें सोर्सेस पता होना चाहिए कि इनके लिए सोर्सेस डाटा जो है, डाटा के सोर्सेस वो कहाँ से मिलेंगे हमको। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे पढ़ूँ। नाउ नेक्स्ट है जो हमारा अभी मैं बता रहा था, डाटा सोर्सेस फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो इसमें सबसे पहला है एक्चुरियल एंड बायोग्राफिकल डाटा। सो एक्चुरियल एंड बायोग्राफिकल डाटा में क्या है, जो इंडिविजुअल की जो लाइफ हिस्ट्री है, जैसे कि ये हमको क्लिनिकल इंटरव्यू से मिल सकती है, उसकी एजुकेशन है, प्रोफेशन है, मेडिकल रिकॉर्ड है, ये हॉस्पिटल से मिल सकता है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पॉसिबल है, वो पुलिस स्टेशन या कोर्ट से मिल सकता है। उसकी एज क्या है, और उसकी स्कूलिंग कितने साल की हुई है, किस टाइप की हुई है स्कूलिंग, और उसका जो है प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग उसकी कितनी है, मैरिटल स्टेटस क्या है, करंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, किस किस पोजीशन पे रहा है वो अपनी लाइफ में, उसके लेजर एक्टिविटीज़ क्या हैं, पास्ट इलनेसेस क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन कितना रहा, ये सब जो है एक्चुरियल बायोग्राफिकल डाटा में आता है। तो ये इससे भी हमको असेसमेंट में हेल्प मिलती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, हम जो है क्या चीज़ जानना चाह रहे हैं के बेसिस पे हम ये डाटा लेंगे। हमें हो सकता है जो हम असेसमेंट करना चाहते हैं उसमें इन सब की ज़रूरत ना हो, कुछ की हो तो हम कुछ ही लेंगे, लेकिन ये जो डाटा सारा कैटेगराइज किसके अंडर आएगा, एक्चुरियल और एंड बायोग्राफिकल के अंडर में आएगा। दैट इज द पॉइंट। अब ये डाटा जो है वो पर्सनैलिटी वाले में भी यूज हो सकता है और ये परफॉर्मेंस वाले में भी यूज हो सकता है। जैसे कि आईक्यू टेस्ट है, तो आईक्यू टेस्ट तो परफॉर्मेंस में आता है, तो अब वो आईक्यू में भी तो हमको जरूरत पड़ती है कि इंडिविजुअल की एज क्या है, उसी हिसाब से तो स्कोरिंग करते हैं, तो ये हमें चाहिए होगा, है ना। फिर हमें ये भी अगर उसकी इंडिविजुअल की एजुकेशन इतनी है ही नहीं कि वो इंग्लिश समझ पाए, तो हम आईक्यू वाला टेस्ट उसको एडमिनिस्टर ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको जो है उसके एजुकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, स्कूलिंग के बारे में, हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का है। सो ऐसे ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं सारी। फिर जैसे उसको सेल्फ एस्टीम का कोई इशू है मान लो सपोज, तो हम उसका होलिस्टिक असेसमेंट कर रहे हैं। हमने देखा कि वो जिस माहौल में रहता है वहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हैं, इसकी स्कूलिंग बैकग्राउंड ऐसी हिंदी मीडियम की है तो ये इंग्लिश बोलना नहीं जानता है, तो उस सर्कल में वो रहता है, इंग्लिश ये बोल नहीं पाता है, सब बोलते हैं, तो सेल्फ एस्टीम इसकी लो है। तो ऐसे ये जो है कौन सा डाटा कहाँ यूज होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा पर्पस क्या है असेसमेंट का। जो पर्पस है असेसमेंट का वो डिसाइड करेगा कि डाटा कहाँ जाएगा। ठीक है। फिर बिहेवियरल ट्रेसेस में क्या है, तो जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका फिजिकल ट्रेसेस है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यू मस्ट हैव सीन मेनी टाइम्स इन लाइफ, आई एम श्योर अबाउट दैट, कि somebody इज लिविंग विद यू इन सेम रूम, तो वो अपने कपड़े कैसे रखता है, अपने अपने बेड के साइड को जो है कितना साफ सुथरा है या कवर्ड करके रखता है,
अपने जूते कैसे रखता है ना, ये सब चीज़ें, बाथरूम वॉशरूम को कैसा साफ या गंदा छोड़ता है, ये सब बिहेवियर ट्रेसेस में आते हैं। ठीक है, बच्चे की केसेस में बात करें तो वो अपने टॉयज को खेलने के बाद में कैसा छोड़ देता है ना। तो ऑटिस्टिक चाइल्ड के बारे में कि वो जैसे अपने टॉयज को हमेशा एक सिस्टमेटिक तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से रखेगा, तो उसका बिहेवियर ट्रेस हो गया है। तो ये इस टाइप की जो एक्टिविटीज है, ये सारी बिहेवियर ट्रेसेस में आती हैं। तो पर ये ध्यान रखना है हमेशा, हमें हमेशा कि जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि कोई एक सिंगल कोई भी जो है मेजर हम लेंगे उससे मिस्टेक हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई आदमी बहुत सिस्टमेटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, वो अपने सामान को बहुत तरतीब से रखता है। बच्चा सपोज लेट अस से कि चाइल्ड कीप्स हिज और हर टॉयज इन ए वेरी सिस्टमेटिक मैनर आफ्टर द प्ले, और वो डेली करता है, हमेशा करता है। लेकिन आप जब असेसमेंट के लिए जाते हो तब आपको बिखरा हुआ मिलता है, क्योंकि जब वो रख के चला जाता है पीछे से कोई बच्चा बिगाड़ देता है, तो आप ये सोचोगे कि ये वो करता है, तो मिस्टेक हो जाएगी असेसमेंट में। इसीलिए जो है होलिस्टिक होना चाहिए असेसमेंट, एक सिंगल चीज पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड? ओके। देन बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, तो ये भी कई तरीके का हो सकता है। हम उसके जो है बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, और वो ऑब्जर्व करेंगे देन वी विल सी कि वो जो है क्या क्या कर रहा है। तो हम उसके बिहेवियर की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। सो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ये नेचुरल जो सेटिंग है उसमें भी हो सकता है, ये स्ट्रक्चर्ड यानी कि कंट्रोल सेटिंग में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब बिहेवियर रेटिंग की हम बात करें तो इसमें जो है हम इंडिविजुअल से भी कह सकते हैं कि वो अपने बिहेवियर को जो है असेसमेंट करें, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसके साथ वाले किसी इंसान को बोलें कि भाई इसके बिहेवियर को जो है आप असेस करो। फिर एक जो है चीज होती है एक्सप्रेसिव बिहेवियर। एक्सप्रेसिव बिहेवियर में क्या है कि किस तरीके से जो बिहेवियर हमेशा सेम तो नहीं रहता, इसमें जो एक्सप्रेसिव हम एक्सप्रेशन हमारे होते हैं उसमें वेरिएशंस आते हैं। तो वो जो वेरिएशंस हैं उनको जो है हम नोट करते हैं कि क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई हमसे बात कर रहा है, तो अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो वो बात करते में जो है आई कांटेक्ट रख रहा है, नहीं रख रहा है, उसकी टोन ऑफ वॉइस क्या है, वो कितना इमोशनल हो जाता है, फिर हाउ द पर्सन मूव्स, हाउ द पर्सन एक्सप्रेसेस, ये सब जो है एक्सप्रेसिव बिहेवियर में आता है। वो जो भी चीज़ें अपनी एक्सप्रेस कर रहा है, क्या तरीका है कि स्वेटिंग होने लग जाती है, थोड़ा सा भी डिफिकल्टी आते है, या थोड़ा सा भी कोई इनफॉर्मल टॉक करते ही जो है रेड फेस्ड हो जाता है, वॉटेवर, लाउडली बात करता है, या बहुत स्लोली मुंह में बात करता है कि सुनाई नहीं देता है, ये सब एक्सप्रेसिव बिहेवियर में आते हैं। जैसे कोई इंट्रोवर्ट है और टेस्ट में जो है आ रहा है वो एक्सट्रोवर्ट है, और जब हम एक्सप्रेसिव बिहेवियर देख रहे हैं तो इंट्रोवर्ट वाला है, सो देन हमको डाउट होना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। देन तो उसका जो जो एक्सप्रेसिव बिहेवियर की जो हमने बात करी है, ये जो है हमको उसके इमोशंस, फीलिंग्स, टेंशन, स्टेट ऑफ माइंड, इस सब के बारे में बताता है। देन कम्स प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आई जस्ट रिपीट माई सेल्फ कि जो रोशा टेस्ट है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, उसमें जो है हम उसके जो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं वो हम चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट हो जाए। प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक इसलिए कहते हैं कि जैसे प्रोजेक्टर जो है फिल्म दिखाता है स्क्रीन पे, तो प्रोजेक्टर के अंदर जो है वो चीज़ बाहर आ जाती है। सो लाइकवाइज जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं इसमें जो अनकॉन्शियस में जो चीज़ होती हैं वो निकल के बाहर आ जाती है।
इंडिविजुअल को पता ही नहीं होता है कि जब हम उसका प्रोजेक्टिव टेस्ट कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो इसलिए जो है वो उनको छुपाने की जरूरत ही नहीं समझता है, या छुपाएगा भी तो क्या छुपाएगा उसको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए देयर आर क्वाइट ब्राइट चांसेस कि जो उसके अनकॉन्शियस की चीज़ें हैं वो प्रोजेक्टिव टेक्निक से बाहर निकल के आ जाएं, स्पेशली थ्रू थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट एंड रोशा। ये काफ़ी पॉपुलर हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में, और भी हैं जैसे एसोसिएशन टेस्ट है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, और बहुत सारे हैं, बट दीज टू आर द क्वाइट पॉपुलर वंस। देन एक होता है स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इंटरव्यू भी होता है। इसमें ये भी एक तरीका होता है पता करने का कि इंडिविजुअल के दिमाग में क्या चल रहा है, दैट इज ऑल्सो देयर। स्ट्रक्चर्ड है तो एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज, में क्लिनिशियन का कोई रोल नहीं है कि वो क्या क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। देन क्वेश्चनर मैंने बता ही दिया था एग्जाम्पल कि मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जो है उसमें जो है यस नो मे बी, मतलब इनफैक्ट ट्रू कैन नॉट से, अनट्रू, इस टाइप से पूछा जाता है। तो इंडिविजुअल जो है अपने जो भी आंसर उसको ठीक लगते हैं वो देता है, और उसके बेसिस पे जो है डिसाइड किया जाता है कि भाई इसका क्या स्कोर है और क्या साइकोपैथोलॉजी हो सकती है इंडिविजुअल में। दिस इज व्हाट इट इज। देन ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो मैंने बताया था, जितने भी होते हैं आईक्यू वाले टेस्ट वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें एक ही करेक्ट आंसर होगा। जो हमने प्रोजेक्टिव वाले बात की थी उसमें कोई देयर इज नो सिंगल राइट और रॉन्ग आंसर। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में एग्जांपल भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, दैट इज द वन। फिर साइकोमोटर एंड अदर परफॉर्मेंस टेस्ट, जितने भी परफॉर्मेंस टेस्ट हैं दे आर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। देन हमारा था साइको फिजियोलॉजिकल डाटा। साइको फिजियोलॉजिकल डाटा में यह है कि हम जो भी हमारे इंटरनल सिस्टम्स हैं, दे आर स्पेशली नर्वस सिस्टम, वो जो है हमारे इमोशंस के साथ में जुड़ा हुआ है, और हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो हैं उनसे इम्पैक्टेड होता है। तो हमारे जो हार्मोन्स हैं, इम्यून सिस्टम है, ये सब जो है इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मान लो सपोज लगातार स्ट्रेस रहता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, है ना। तो और डायबिटीज भी हो सकता है। तो अब ये तो लॉन्ग टर्म वाली बातें हुई, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में तो ये मेजर नहीं कर सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से क्या क्या हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हम शॉर्ट टर्म में तो मेजर कर ही सकते हैं। जैसे अगर हम ब्रेन की फंक्शनिंग की बात करें तो वो हम ईईजी से ले सकते हैं, एफएमआरआई से ले सकते हैं, एमईजी से ले सकते हैं। तो ये ब्रीदिंग पैटर्न है, उसकी स्वेटिंग का है, उसका जो है पल्स रेट है, ये सब चीज़ें तो हम ले ही सकते हैं। तो जैसे अगर फियर है किसी के अंदर, कोई स्टिमुलस हमने फियर वाला दिखाया, तो ये एक्सपेक्टेड है कि उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी, उसकी पल्स रेट बढ़ेगी, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा, तो एड्रिनल जो है एड्रेनलिन भी जो है रश होगा। तो अगर उसका ब्लड सैंपल लेंगे इमीडिएटली आफ्टर फियरफुल स्टिमुलस, तो एड्रेनलिन का लेवल हाई आना चाहिए। सो या कोई हमने कोई इंटरवेंशन दिया, आदमी सपोज लेटर से कि वो बहुत डिप्रेस्ड रहता था, हमने कोई साइकोथेरेपी इंटरवेंशन दिया, तो प्री में हमने उसका सेरोटोनिन और डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, एड्रेनलिन वगैरह का लेवल लिया। फिर इंटरवेंशन के बाद पोस्ट में लिया, तो वो अगर इम्प्रूवमेंट दिखा तो हम कहेंगे कि हाँ थेरेपी सक्सेसफुल हुई। तो ये सब जो है साइकोफिजियोलॉजिकल डाटा में आते हैं। तो सो फार इज इट क्लियर? ठीक है। सो अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। ये सब जो हमने पढ़ा जाना, इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे? तो एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड अदर एप्टीट्यूड फंक्शंस।
कुछ एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि जो आईक्यू टेस्ट है वो तो इंटेलिजेंस बता ही देंगे, फिर इंटेलिजेंस एक चीज है, एप्टीट्यूड दूसरी चीज है। सो इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड को जो है मैच करके हम उसके हायर एजुकेशन या उसके प्रोफेशन या उसके वोकेशन के बारे में एक डिसीजन ले सकते हैं। सो वहाँ पे इन सब डाटा जो हमने बात करी उसका, जैसे मान लो कोई बहुत एंजाइटी प्रोन इंसान है, सब कुछ बढ़िया है लेकिन एंजाइटी प्रोन है, तो उसको ऐसे प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे हमेशा थ्रेट रहता है, फियर रहता है। तो वो ऑलरेडी एंजाइटी प्रोन है तो उसको जो है कोई PTSD वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसको ऐसे जॉब में जाना चाहिए जहाँ पे एंजाइटी कम हो, पीस से अपना जो है पीसफुली अपना काम होता हो, अपनी स्पीड से, अपने टाइम से, इन ए सेफ एनवायरनमेंट। फिर कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं हमें चाहिए ही हाई IQ वाला, लो IQ वाला चलेगा नहीं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सब में हाई IQ चाहिए होता है। तो अगर कोई सब कुछ अच्छा है लेकिन IQ बहुत लो है तो नहीं वहाँ पे कोप अप कर पाएगा, भले ही उसका एप्टीट्यूड है लेकिन IQ नहीं है। तो हमें असेसमेंट में ओवरऑल चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये उनके बारे में दिया हुआ है, जो बैचलर टेस्ट के बारे में अभी मैं बता रहा था, उसमें क्या है कि बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में वर्बल टेस्ट होता है, 5 परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, डिजिट सिंबल सब्स्टिट्यूशन, अरेंजिंग पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ स्टोरी। एक स्टोरी उसको पिक्चर्स के फॉर्म में दी जाती है इन्हें हैफहैज़ार्ड मैनर, तो उन फोटोज को जो है एज पर ए स्टोरी वो अरेंज करेगा कि उसके हिसाब से ये पिक्चर्स कैसे अरेंज होकर एक स्टोरी का सीक्वेंशियल मैनर में दिखाई देंगी। तो ऑब्वियसली अगर उसको स्टोरी दिमाग में क्लियर नहीं होगी या ऊट पटांग तरीके से सोच रहा है तो उसको कभी अरेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्बल IQ ये भी एक टेस्ट होता है। फिर परफॉर्मेंस IQ, टोटल IQ, ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्कोर मिला के बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में हमको उसके इंडिविजुअल की IQ के बारे में बताते हैं। फिर अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये तो क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में होता है कि वो इंडिविजुअल जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है डिपेंड करेगा कि हम क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो जो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ MMPI है, ये क्लासिकल प्रोटोटाइप है क्लिनिकल पर्सनैलिटी टेस्ट का। तो इसमें वाइडली यूज टेस्ट है ये MMPI क्लिनिकल सेटिंग में। तो इसमें जो है मोर देन 550 आइटम्स होते हैं। दिस इज अनदर थिंग। तो वो रफली 1.5 घंटे में आंसर हो जाते हैं। तो फिर जो है एक और जो है 16 PF है, ये फर्स्ट ईयर में शायद आप लोगों ने किया होगा, तो वो भी जो है पर्सनैलिटी का है। फिर डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या, टेलर मैनिफेस्ट एंग्जाइटी स्केल, अगर किसी की एंग्जाइटी हमने मेजर करनी है, क्या लेवल ऑफ एंग्जाइटी है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब जो है क्लिनिकल असेसमेंट में यूज़ होने वाले चीज़ें हैं। सो इसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल दे चुका हूँ डिप्रेशन इन्वेंट्री का, ये बेक्स डिप्रेशन इन्वेंट्री है, ये सब जो है डिपेंड करेगा। और जो हमारे जितने भी असेसमेंट या डायग्नोसिस वगैरह होते हैं वो DSM और ICD बेस्ड होते हैं। सो बुक में तो DSM-4 दिया हुआ है, बट राइट नाउ DSM-5 TR हैज कम। सो देन अगला यूज क्या होता है कि असेसमेंट इन वोकेशनल गाइडेंस टेस्टिंग एंड जॉब सिलेक्शन ऑब्लिक प्लेसमेंट। आप HR में हैं तो आपको जो सिलेक्शन करना है, लेटर से होटल इंडस्ट्री में है, तो वहाँ पे आपको ऐसे लोग चाहिए थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हों, हॉस्पिटैलिटी ओरिएंटेड हो, पोलाइट मैनरिज्म हो, है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स हाई हो, तो आप जो है ऐसे लोगों का सिलेक्शन कर सकते हैं यूजिंग वेरियस टेस्ट एंड डूइंग एन असेसमेंट इन होलिस्टिक मैनर। जैसे इसमें आर्म्ड फोर्सेस में बहुत होता है ये, वहाँ पे जो है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी वगैरह को होलिस्टिक असेसमेंट करके करते हैं। तो क्योंकि इंडिविजुअल और जॉब का कॉम्बिनेशन जो है
इन ट्यून होना बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और जॉब के लिए भी। अगर इफ यू आर ट्राइंग टू फिट ए राउंड पेग इन स्क्वायर होल, तो वो जो होल है वो भी कवर नहीं होगा और पेग भी जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए वो मैच होना जरूरी है। तो अब इसीलिए वो बात भी आती है कि अगर हम असेसमेंट करें तो इससे पहले जो है जो जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है उसका हमें क्लियरली पता होना चाहिए। अगर हमें जॉब की रिक्वायरमेंट का ही पता नहीं है तो फिर हम गलत असेसमेंट कर जाएंगे, उसके लिए आदमी सूटेबल है या नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो असेसमेंट करने वाला हो वो बाकी चीज़ें जो साइकोलॉजिकल चीज़ें तो असेस कर लेगा क्योंकि साइकोलॉजिस्ट है वो, लेकिन जॉब का अगर उसे आइडिया नहीं है जॉब में क्या क्या व्हाट ऑल इट एंटेल्स टू बी सक्सेसफुल इन दैट जॉब, तो वो फिर मैच नहीं कर पाएगा दोनों चीज़ों को। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन that is all. So with this I finish today's session. Shall I stop the recording? Okay.